हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का 5वां अध्याय पंचायती राज पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के तहत हम लोग भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास क्रम को जानेंगे। यहाँ पर हम उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को भी जानेंगे जिसकी वजह से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान संशोधन के जरिए संवैधानिक मान्यता प्रदान करनी पड़ी है। तो आज के अध्याय में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दोहराना चाहूँगा ताकि चीज़ें आपके मन में स्पष्ट हो जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करीब 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया है और इन 200 सालों में अंग्रेज़ों ने भारतीयों का जमकर शोषण किया है, भारतीयों का जमकर दमन किया है। तो अंग्रेज़ों का शासन स्थापित होने के बाद धीरे धीरे करके भारतीयों के समझ में आने लगा था कि अंग्रेज़ भारतीयों के हित में नहीं हैं। अंग्रेज जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो ब्रिटेन को समृद्ध बनाने के लिए, ब्रिटेन को स्ट्रांग बनाने के लिए डिसीजन लेते हैं, यानी ब्रिटेन के फायदे के लिए डिसीजन लेते हैं। इनको ना तो भारत से मतलब है ना ही भारतीयों से कोई मतलब है। तो धीरे धीरे करके समय के साथ साथ भारतीयों के अंदर अंग्रेजों को लेकर गुस्सा बढ़ने लगा है और इस गुस्से ने भारतीयों के अंदर एक जन चेतना का प्रसार किया है कि अंग्रेज जो हैं भारत को लूट रहे हैं, भारत को बर्बाद कर रहे हैं, भारत के लोगों को दमन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ है, अंग्रेजों के खिलाफ एक जन संघर्ष उठ खड़ा हुआ है और इस जन संघर्ष में तमाम लोग जो थे, तमाम जो क्रांतिकारी थे, वो नेता बनकर भी उभरे हैं। जैसे कि महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसे हजारों नेता तैयार हुए। देखिए उस समय जो भी जनसंघर्ष उठकर खड़ा हुआ था, उस जनसंघर्ष में एक बड़ी हिस्सेदारी जो थी वो ग्रामीण परिवेश के लोगों की ही थी। अगर आप आज़ादी से पहले की जनसंख्या के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे वो उस समय लगभग 90% से ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो गांव में रहने वाली जनसंख्या थी। तो गांव में रहने वाले लोगों ने ही इस जनसंघर्ष में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उस समय के नेता भारतीयों को ये आश्वासन देते थे कि हम जल्दी से जल्दी अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे और इसके स्थान पर हम भारतीय शासन पद्धति स्थापित करेंगे जिसमें कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो भारत के लोग ही चलाएंगे, जो कि भारत के लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप होगी, जिसमें कि भारतीयों का शोषण भी नहीं होगा। तो इस तरह के विचार भारतीयों के बीच में प्रसारित किए गए थे। खास करके महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था कि जब देश हमारा आज़ाद हो जाएगा तो हम ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करवाएंगे, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वही सरकार चलाएंगे, वहीं वहाँ के डिसीजन लेंगे। तो इस तरह की बातें जो हैं हमारे आज़ादी के संघर्ष के दौरान की गई थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इन सब बातों की वजह से भारतीयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा है। 1947 में हमें आज़ादी भी मिल जाती है। देखिए जब आज़ादी हमें मिल गई थी तो ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि हमारे भारत में लोकतांत्रिक प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाएगी जहाँ पर लोग ही सरकार चलाएंगे। तो 1947 में जब आज़ादी मिल गई उसके बाद देश में संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक सरकार के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है और संविधान में उस समय जो है 2 स्तरों पर लोकतांत्रिक सरकार की बात कही है। हालांकि उस समय तीसरे स्तर पर भी लोकतांत्रिक सरकार की बात कही थी, लेकिन तीसरा स्तर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं था। तो उस समय स्पष्ट रूप से जो संवैधानिक प्रावधान लिखे गए थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यानी केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए लिखे गए थे। यानी हमारे मूल संविधान में जो है केंद्र स्तर पर सरकार और राज्य स्तर पर सरकार के लिए जो प्रावधान थे स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। हालांकि जो ग्राम पंचायत वाला कॉन्सेप्ट है या पंचायती राज वाला कॉन्सेप्ट है ये आर्टिकल 40 में वर्णित तो कर दिया गया था, यानी जो आपका डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 40 में जो डीपीएसपी के तहत आता है, यानी राज्य के निदेशक तत्व के तहत आता है, उसमें राज्यों से बात कही तो गई थी कि राज्य जो हैं अपने आप से अपने स्तर पर ग्रामीणों के लिए एक ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसी बात कही गई थी। हालांकि वो बात बाध्यकारी नहीं थी तो कई राज्यों ने उसको अपनाया नहीं। यानी अगर देखा जाए तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है उस समय हम लोगों ने 2 स्तरों पर स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया था, एक तो केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। अब इसमें दिक्कत क्या थी? अब देखिए दिक्कत जानने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार के एक बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए गांव से बिलोंग करता है ना। अब वो व्यक्ति जो बिहार के पिछड़े हुए गांव से बिलोंग करता है उसे अच्छे से मालूम होगा कि गाँव के लोग किन किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, गाँव के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएँ क्या हैं, इनकी समस्याएँ क्या हैं, किन किन चीज़ों की उन्हें बहुत ज़्यादा नीड है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट की जानी चाहिए जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए, उसे अच्छे से पता होगा।
अब एक दिल्ली में जन्मा हुआ बच्चा है, दिल्ली में एक मिडिल क्लास में जन्मा हुआ बच्चा है जो पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाता है और केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कर्मचारी के रूप में यानी अच्छे खासे सिविल सर्वेंट के रूप में तैनात हो जाता है। अब उससे ये कहा जाए कि आप बिहार के एक पिछड़े हुए गांव के लिए नीति बनाइए। अब जिस व्यक्ति ने कभी बिहार ही नहीं देखा, बिहार का पिछड़ा हुआ गांव नहीं देखा, वहाँ का जीवन नहीं देखा, उसे वहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं, उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी जो केंद्रीय स्तर की सरकार थी, जो राज्य स्तर की सरकार थी, इन्होंने केवल और केवल केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर तो देखा, लेकिन जो ग्रामीण स्तर था वो छूट गया। यानी ग्रामीण परिवेश पर इनका ध्यान जा ही नहीं रहा था। ये लोग केवल और केवल अपने अपने क्षेत्राधिकार में सिमट कर रह गए थे। वहीं जो ग्रामीण जो आबादी उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही थी। लेकिन ये सब चीज़ें इतनी आसान तो है नहीं भाई। लोग जो हैं, जनता है, लोकतंत्र में जनता आवाज़ भी उठाती है। तो देश में जब संविधान लागू हो गया उसके बाद राज्य स्तर पर जो निचले स्तर के लोग थे, यानी ग्रामीण स्तर के लोग थे, उन्होंने भी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी कि भाई जन भागीदारी के लिए कुछ शक्तियां हमें भी हस्तांतरित की जाएं, ताकि हम अपने स्तर पर जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर डिसीजन लेकर वहाँ के अनुरूप नीतियाँ बना सकें। इस तरह की डिमांड की जा रही थी। तो देखिए यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका साफ साफ मतलब है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। यानी हमें ग्रामीण लेवल पर, गांव के लेवल पर जो गांव के लोग हैं वही वहाँ की सरकार चलाएंगे, इसका मतलब ये होता है। तो भारत में जो पंचायती राज शब्द है इसका मतलब है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। यानी ग्रामीण लोग जो हैं अपना जो स्थानीय स्वशासन है वो स्वयं से चलाएंगे। यानी ग्रामीण लोग जो हैं अपनी जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो खुद से हैंडल करेंगे, खुद से वहाँ की सरकार चलाएंगे। इसका मतलब होता है पंचायती राज। और पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब जानते हैं आप, कि जहाँ पर लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेगा बल्कि हर स्तर पर व्यक्ति डिसीजन लेगा। सबसे निचला स्तर यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायत का है। यानी यहाँ पर सबसे पहले स्तर जो ग्राम स्तर की सरकार का है, उसके बाद फिर आ जाती है स्टेट लेवल गवर्नमेंट, फिर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पंचायती राज जो है वास्तव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था है। और इसका उद्देश्य क्या है, जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जब भागीदारी होगी तो विकास जो है सबसे निचले स्तर तक पहुंच जाएगा। यानी जब गांव के लोग शासन में हिस्सेदारी लेंगे, व्यवस्था में हिस्सेदारी लेंगे, अपना शासन स्वयं चलाएंगे, तो वो लोग जो है अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर पाएंगे, अपनी जो भी चीज़ों का अभाव है उन अभावों को दूर कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए कई सारे प्रयोग भी किए गए। हालांकि संवैधानिक प्रावधान तो नहीं दिए गए थे, एक अनुच्छेद 40 केवल दिया गया था जिसमें कि राज्यों को निर्देश दिया गया था कि राज्य जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति को अपनाएंगे। लेकिन राज्यों ने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई जो डीपीएसपी हैं ये बाध्यकारी तो है नहीं, ये केवल हमारे लिए निर्देश किए गए हैं, बहुत ज़्यादा बाध्यकारी है नहीं। तो राज्यों ने बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया। हालांकि फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे प्रयास किए जिसके जरिए लोगों की जन भागीदारी बढ़े। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जो पृष्ठभूमि है, इसमें सबसे पहला प्रयोग जो है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। उस समय सरकार की मंशा यही थी कि जन भागीदारी सबसे ज़्यादा हो, और जन भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी, लोग विकास कार्यों में जितना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उतना ही उनका भला होगा, उतना ही जो भी विकास की योजनाएं हैं लोगों को लाभान्वित कर पाएंगी। लेकिन ये जो कार्यक्रम सरकार ने लॉन्च किए थे जन भागीदारी बढ़ाने के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है और भी कार्यक्रम लॉन्च किए थे, उससे उतना ज़्यादा असर हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। तो जनवरी 1957 में भारत सरकार ने जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो कि 1952 में लॉन्च हुआ था, और इसके अलावा एक और कार्यक्रम था राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कि 1953 में आया था, इनके द्वारा जो भी काम किए गए थे, इन कामों की जांच करने के लिए और बेहतर उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। और ये समिति जो है बलवंत राय मेहता के नाम से फेमस हुई। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी जो अनुशंसाएं थी नवंबर 1957 में सरकार को सौंपी, अपनी रिपोर्ट सरकार को उन्होंने सौंपी और कुछ सिफारिशें की। बलवंत राय मेहता समिति ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की आवश्यकता है। ये साफ साफ इन्होंने कहा कि भाई ग्रामीण स्तर पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने की ज़रूरत है, तभी जो ग्रामीण लोगों की समस्याएं हैं वो सॉल्व हो पाएंगी। तो समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जाए, यानी 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था हो। सबसे पहले गांव स्तर पर ग्राम पंचायत हो, इसके अलावा खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाने की बात बलवंत राय मेहता समिति ने कही। ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के जो प्रतिनिधि हैं ये अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होंगे, ये बात इस समिति ने कही।
और विकास के सभी कार्य जो है इन्हीं के माध्यम से संचालित होंगे। पंचायत समिति कौन सी है? जो खंड या ब्लॉक स्तर पर है। तो पंचायत समिति विकास कार्यों का क्रियान्वयन करेगी, जबकि जो जिला परिषद है ये सलाहकार और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो खंड या ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है ये कार्यकारी की भूमिका में रहेगी, ये सारे काम करेगी, जबकि जो जिला परिषद है, जिला स्तर पर जो जिला परिषद है ये क्या करेगी? सलाहकारी की भूमिका में और ऑब्जर्व करेगी कि वास्तव में निचले स्तर पर चीजें सही से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जिला परिषद का प्रमुख जिलाधिकारी होगा। और इसके अलावा इस समिति ने यह भी कहा कि इन निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन, उचित शक्ति और उत्तरदायित्व हस्तांतरित किए जाने चाहिए, जिससे कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से कर सकें। तो ये सब बातें बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कही। हालांकि बाद में इस रिपोर्ट को 1958 में केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और राज्यों से आग्रह किया कि आप इस व्यवस्था को अपनाएं। यानी जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट में जो बातें कही हैं उस व्यवस्था को अपनाएं, ऐसा आग्रह केंद्र सरकार ने उस समय राज्यों से किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय संविधान में कोई स्पष्ट इसके बारे में प्रावधान नहीं थे, केवल और केवल आर्टिकल 40 था, और आर्टिकल 40 नीति आयोग तत्व के अंतर्गत आता था। तो राज्यों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। भाई कौन चाहेगा कि अपनी शक्तियों को साझा करना? जैसे आप ही हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में करता धरता हैं और आपके पापा आपको मान लीजिए महीने में 10,000 रुपये महीने दे रहे हैं घर का काम चलाने के लिए। अब आपसे कह दिया जाए अपने छोटे भाई को इसमें से 4,000 रुपये दे दो, वो भी घर का खर्चा संभालेगा, आपके हाथ में 6,000 रुपये बचेंगे, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसी राज्य सरकारों का हाल था। राज्य सरकारों के जो विधायक वगैरह थे वो चाह नहीं रहे थे कि निचले स्तर पर लोगों के हाथ में व्यवस्था जाए, निचले स्तर पर लोग अपने हाथ से डिसीजन लें, वो चाह नहीं रहे थे। तो अपनी शक्तियों को साझा करना चाह नहीं रहे थे, क्योंकि कोई संवैधानिक प्रावधान तो था नहीं। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा जो है चल रहा है चलने दो। तो 1958 में केंद्र सरकार ने जो बलवंत राय मेहता समिति है इसके सुझाव को स्वीकार किया है और राज्यों से ये आग्रह किया है। तो उस समय राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था जिन्होंने इस व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया था। तो राजस्थान जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य बना। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना है वो राजस्थान के नागौर जिले में हुई है। और ये कब हुई है? 2 अक्टूबर 1959 को। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और पहला जिला पूछा जाए तो आप बता देंगे राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली बार ये 2 अक्टूबर 1959 को अपनाई गई थी। उसके बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला ये दूसरा राज्य बना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका वास्तुकार या शिल्पी जो है बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार कौन है तो बलवंत राय मेहता है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने ही अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी और उनको ही बाद में सरकार ने स्वीकार किया है और ऐसे करके पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था है बहुत ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई। राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट तो किया, कुछ राज्यों ने बात तो मानी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सफल नहीं हो पाई। सफल क्यों नहीं हो पाई? रीजन यहाँ पे साफ था। पंचायतों को लेकर कोई संवैधानिक प्रावधान तो थे नहीं कि इनको कहाँ से वित्तीय अधिकार मिलेंगे, कितने अधिकार दिए जाएंगे, इनमें जो भी सदस्य वगैरह चुने जाएंगे कैसे निर्वाचित होंगे, कब तक रहेंगे, कोई स्पष्ट प्रावधान तो थे नहीं। तो राज्य जो है मनमाने ढंग से इनको चला रहे थे। कुछ राज्यों ने जो है एक आध बार चुनाव करा दिए, फिर चुनाव ही नहीं कराए। कुछ राज्यों ने नाम मात्र के लिए ग्रामीण स्तर पर सरकार का निर्वाचन करवा दिया, लेकिन कुछ भी दिया ही नहीं, अधिकार ही नहीं दिए काम करने के। तो एक डामाडोल स्थिति चल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, बस खानापूर्ति हो रही थी। तो 1960 के दशक में पंचायती राज जो है ये वित्त, अधिकार, प्रशासनिक सहयोग और सामाजिक बाधाओं के चलते सफल नहीं हो पाया। बहुत सारी सामाजिक बाधाएं भी थी। सामाजिक बाधाएं क्या थी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था तो गांव में उस समय जो अपर कास्ट के लोग हैं या संभ्रांत तबके के लोग हैं वो नहीं चाह रहे थे कि अपनी जो भी शक्तियां हैं वो निचले तबके के लोगों के साथ बांटी जाएं। तो वो कहीं ना कहीं सत्ता में रहना चाह रहे थे, अपनी दबंगी दिखा रहे थे। तो इस सब की वजह से पंचायती राज जो व्यवस्था जो थी ये सफल नहीं हो पाई, क्योंकि पंचायती राज के लिए कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान उस समय नहीं था। सबसे बड़ा रीजन ये रहा। फिर बाद के सालों में धीरे धीरे करके क्या है, सरकारें चेंज हुई हैं। सरकार जो है जब चेंज हुई तो सरकारों का ध्यान गया है कि भैया कुछ ना कुछ इसमें किया जाए। हमारे नेताओं ने आज़ादी से पहले वादा किया था आम ग्रामीण परिवेश के लोगों से कि ग्राम स्वराज लेकर आएंगे, ग्रामीण स्तर के लोगों की भी लोकतंत्र में भागीदारी होगी। तो सरकारों ने प्रयास किए हैं, और सरकारों ने प्रयास कैसे किए हैं? समितियां बनाई हैं, उन समितियों के माध्यम से जांच करवाई है कि क्या वास्तव में ज़रूरत है या नहीं है।
तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित जो अन्य प्रमुख समितियां हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। देखिए, मैंने इस अध्याय में क्या किया है, आपका जो एनसीईआरटी वाला जो कंटेंट है बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम है। इतना कम है कि आप उससे पीसीएस तो छोड़ो, राज्य का कोई एक दिवसीय एग्जाम होता है वो भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्टैंडर्ड बुक का जो कंटेंट है वो इसमें ऐड कर दिया है, ताकि पंचायती राज का टॉपिक है इसी एक लेक्चर से आपका यूपीएससी तक का, यूपीएससी मेंस तक का टॉपिक क्लियर हो जाए, आपको अलग अलग भटकना ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड बुक का कंटेंट लेकर भी इसमें शामिल कर दिया है। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ अन्य समितियां भी गठित की गई हैं, जैसे बलवंत राय मेहता के बाद फिर अशोक मेहता समिति गठित की गई है। इसे जो दिसंबर 1977 में गठित किया गया है और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसको गठित किया गया है अशोक मेहता की अध्यक्षता में। इसने अपनी रिपोर्ट जो थी अगस्त 1978 में सौंपी थी। इसने भी सुझाव दिए थे। इसने पहला सुझाव ये दिया है कि भाई पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संविधान में संशोधन करके इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर त्रिस्तरीय की जगह, यानी कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। लेकिन इन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायत मॉडल अपनाया जाए, त्रिस्तरीय नहीं अपनाया जाए बल्कि द्विस्तरीय अपनाया जाए। और विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो। ठीक है, ये न्याय पंचायत वाला कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके आप पढ़ने को मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो। इन्होंने ये कहा कि भाई पंचायती स्तर के जो चुनाव होते हैं उनमें भी राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हों। पंचायत के पास जो कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए, टैक्स वगैरह लगाने की, उसको वसूल करने की शक्ति होनी चाहिए। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित करने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, इनको उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी इनके लिए भी कुछ सीटें इसमें रिजर्व की जानी चाहिए, उनकी संख्या के अकॉर्डिंग कुछ सीटें इसमें रिजर्व की जानी चाहिए। ये बातें अशोक मेहता समिति ने कही हैं। इसके बाद एक अगली समिति बनती है, ये बनती है GVK राव समिति। तो 1985 में योजना आयोग ने ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक जो ढांचा इसकी समीक्षा करने के लिए GVK राव की अध्यक्षता में इसका गठन किया है और इसने भी कुछ सिफारिशें की हैं। सबसे पहली बात तो मैंने जैसा कि बताया था कि उस समय कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं थे, तो निर्वाचन वगैरह प्रॉपर हो नहीं रहे थे। कुछ जगहों पर जहाँ पर पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया था वहाँ पे चुनाव हो ही नहीं रहे, 10 साल से चुनाव नहीं हुए थे, 15 साल से चुनाव नहीं हुए थे और खानापूर्ति केवल चल रही थी। तो इसने कहा कि भाई पंचायती राज संस्थाओं में जो निर्वाचन है नियमित होना चाहिए, चुनाव नियमित होने चाहिए। इसने कहा कि जिला विकास आयुक्त नामक एक पद सृजित किया जाए जो कि जिला स्तर के सभी विकास कार्यों का प्रभारी हो। इसमें जो है योजना के विकेंद्रीकरण की बात कही गई है, अर्थात योजना संबंधी कुछ कार्यों को जिला स्तर पर स्थानांतरित किया जाए। ये बात GVK राव समिति ने कही है। देखिए, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा, जितनी भी समितियां इससे संबंधित है बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि फलानी समिति किससे संबंधित है। आपको 4 विकल्प दे देंगे और फिर पूछेंगे कि इसमें से ये 4 विकल्प में से ये समिति कौन से साल में बनी है, ये समिति कौन से साल में बनी है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि ये समिति, इनमें से ये 4 समितियां दी गई, इनमें से कौन सी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो ऐसे बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको समितियां भी यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी, उनको देखना पड़ेगा और उन समितियों में जो कोर फैक्ट हैं, कौन कौन सी मूल बातें कही गई हैं, वो भी आपको अपने मन में बिठा के रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति की सबसे कोर बात यही है, इसने ये कहा है कि त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाई जाए। इसके बाद एक अगली समिति आती है, ये भी 1986 में गठित होती है, यह है लक्ष्मीमल्ल सिंघवी समिति। तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर पुनः जोर देते हुए 1986 में जो राजीव गांधी सरकार ने, इन्होंने लक्ष्मीमल्ल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है और इस समिति ने भी अपने सुझाव दिए हैं। इसने सबसे पहला सुझाव यही दिया है कि भाई इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इनके निराकरण हेतु पंचायती राज न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। यानी इसने यहाँ पर ये कहा है कि एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो कि केवल और केवल पंचायती राज के लिए डेडिकेट हो, उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए हो। इस समिति ने ये बात स्पष्ट कही है कि यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं इनको इसमें एंट्री नहीं दी जानी चाहिए, इन दलगत व्यवस्था को पंचायत चुनाव में नहीं अपनाना चाहिए। यानी लक्ष्मीमल्ल सिंघवी समिति है, इसने ये बात स्पष्ट कह दी है कि यहाँ पर जो है जो दलगत व्यवस्था है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसमें शामिल नहीं हों। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए और ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। क्योंकि उस समय क्या था, कई गांव ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, कुछ गांव जो थे बहुत छोटे थे। तो इसने ये कहा है कि भाई जो गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनको व्यवहारिक अगर बनाना है तो गांव का फिर से पुनर्गठन किया जाए। इसके बाद एक समिति और है जिसका नाम है पीके थुंगन समिति। तो 1988 में संसद की एक सलाहकार समिति ने स्थानीय सुशासन के संबंध में
पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की थी और इसने भी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इसने भी बात स्वीकार की है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। इसमें जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने की बात कही गई है, जिसमें कि ग्राम पंचायत जो सबसे निचला स्तर होगा, जिला परिषद जो है ये जिला स्तर पर योजना विकास की मुख्य एजेंसी होगी। यानी जो जिला स्तर पर जिला परिषद होगी जो कि योजना विकास कार्यों की मुख्य एजेंसी होगी, और जिलाधिकारी को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ये बात इसने कही है। इसने ये कहा है कि भाई पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स किया जाए। यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके तहत 5 साल के लिए कैंडिडेट चुने जाएं। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में योजना और समन्वय समिति का गठन किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति जनसंख्या है इसको उसके अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही साथ इसने ये भी कहा है कि महिलाओं के लिए भी सीटें इसमें आरक्षित की जाएं। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। और पी.के. थुंगन समिति ने स्पष्ट कहा है कि इनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए या वित्तीय अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, ताकि इनको जो है जो वित्त की समस्या है वो समस्या ना हो। इनको समय समय पर अनुदान वगैरह वित्त वगैरह राज्य सरकार से मिलता रहे और वित्तीय जब समस्या नहीं होगी तो ये लोग भी अपना कामकाज कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। इसके बाद एक समिति और गठित की गई है, इसका नाम है वी.एन. गॉडगिल समिति। तो 1988 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है इसने वी.एन. गॉडगिल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इसने भी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। तो इनकी सबसे पहली सिफारिश तो यही थी कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई जाए। इसने भी स्वीकार किया है कि जो SC/ST वाली जो लोग हैं और जो महिलाएं हैं इनको रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। पंचायतों को कर और शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त हो। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी किया जाए। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 6 समितियों के बारे में देख लिया है। 6 समितियाँ कौन सी हैं फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहली जो समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति है। फिर से मैं ऊपर जा रहा हूँ। जो पहली समिति है आपकी कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति है। और बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है ना। तो कुल मिलाकर ऐसी 6 समितियां हैं जो मुख्य समितियां हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समितियां हैं। अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड है अशोक मेहता है, थर्ड है GV.के. राव है, तीसरी यहाँ पर कौन सी है? तीसरी है आपकी लक्ष्मीमल सिंह भी है, चौथी है पांचवी है पी.के. थुंगन है और छठवीं है वी.एन. गॉडगिल है। ये 6 समितियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर इनके नाम, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है। इन सभी समितियों की रिपोर्ट आने के बाद सरकार पर एक दबाव बना और इधर विपक्ष भी लगातार ये डिमांड कर रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो इस सब को देखते हुए जो तत्कालीन सरकार है उसने ये निर्णय लिया है कि वो संविधान संशोधन के जरिए इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करेगी। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे P.V. नरसिम्हा राव। इनके कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रभावी हुआ और ये जो अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। आपको पता ही होगा कि 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम के जरिए पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, इस संशोधन अधिनियम का अनुपालन करने वाला जो पहला राज्य है वो MP है, यानी मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने सबसे पहले इस अधिनियम को फॉलो किया था और सबसे पहले इस अधिनियम के तहत अपने यहाँ ग्राम पंचायत वाले चुनाव कराए थे। इस अधिनियम के जरिए संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान के भाग 9 को पंचायत नाम से शीर्षक दिया गया, यानी कि संविधान में जो भाग 9 जोड़ा गया उसका शीर्षक था पंचायत, उसका टाइटल पंचायत रखा गया। और इस भाग में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए जिनमें पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं। और संविधान में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है इसके तहत पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संविधान की 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है उसमें पंचायतों के 29 विषयों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में जो ग्राम पंचायतें हैं या पंचायती राज व्यवस्था है उससे संबंधित कितने विषय का वर्णन किया गया है? 29 विषयों की सूची यहाँ प्रदान की गई है। और ये अधिनियम जब लागू हो गया, इस अधिनियम ने जो हमारा आर्टिकल 40 था जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था, इसको एक व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया। और आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है
ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें ऐसे अधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा जिससे वे स्वयं शासन करने में सक्षम बन सकें। और ये जो अनुच्छेद है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। तो जब ये 73वां संविधान संशोधन 1992 जब ये प्रभावी हो गया, लागू हो गया, तो इसकी वजह से जो आर्टिकल 40 था, जो कि हमारे संविधान निर्माण के साथ ही लागू हो चुका था, उसको भी एक व्यवहारिक रूप मिल गया। अब देखिए यहाँ पर इस अधिनियम की विशेषताएं बताई गई हैं। इस अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल बाई आर्टिकल समझाया है ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो। तो अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें कि जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या और गांव की परिभाषा आर्टिकल 243 में दी गई है। इसके बाद आ जाता है अगला आर्टिकल आ जाता है अनुच्छेद 243A, जिसमें कि ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। तो ग्राम सभा क्या होती है? देखिए ग्राम सभा जो है एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है, जिसको वोट देने का अधिकार प्राप्त है और जिसका नाम गांव की वोटर लिस्ट में है, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। देखिए ग्राम सभा में एक या फिर एक से अधिक गांव हो सकते हैं। यानी ग्राम सभा होती क्या है? ग्राम सभा जो है गांव के लोगों की सभा। आसान भाषा में ग्राम सभा का मतलब है गांव के लोगों की सभा। और इसमें 18 साल या उससे ऊपर के सभी व्यक्ति जिनका नाम गांव की वोटर लिस्ट में है, वो सब इसमें शामिल होते हैं, वो सभी इसके सदस्य होते हैं। देखिए ग्राम सभा में एक गांव या फिर एक से ज़्यादा गांव हो सकते हैं, डिपेंड करता है गांव की पॉपुलेशन कितनी है। देखिए कुछ राज्यों में जो ग्राम सभाएं हैं ये काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। जैसे मान लीजिए एक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र का निर्माण करवाना है, एक विद्यालय का निर्माण करवाना है, इसके लिए समितियां बनाती हैं, जैसे कि निर्माण समिति। और इन समितियों में कुछ सदस्य जो हैं ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। और ये दोनों सदस्य जो हैं गांव के विकास के लिए काम करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें 3 हैं। सबसे निचले स्तर पर आपकी जो है ग्राम पंचायत आ जाती है, ठीक है। ग्राम स्तर पर आपकी जो है इसमें आ जाता है ग्राम पंचायत आ जाती है, मैं पंचायत लिख दे रहा हूँ, केवल पंचायत आ जाती है, ग्राम पंचायत आ जाती है और ग्राम सभा आ जाती है ना, ग्राम सभा। इससे ऊपर आ जाता है ब्लॉक स्तर आ जाता है। तो ये से ब्लॉक स्तर या खंड स्तर को पंचायत समिति कहते हैं, जनपद समिति भी बोलते हैं। और उससे ऊपर है जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत बोली जाती है। यहाँ पर नीचे डायग्राम भी होगा, डायग्राम को मैं एक बार दिखा देता हूँ, चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। देखिए जो गांव स्तर है, गांव स्तर पर क्या होता है, ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत होती है। तो इसमें जो ग्राम पंचायत के साथ साथ ग्राम सभा भी होती है, ग्राम सभा भी होती है ना। इसके ऊपर खंड स्तर नहीं, ब्लॉक स्तर पर जो है खंड पंचायत, पंचायत समिति या मंडल परिषद, अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं। और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तो डायग्राम मैंने पहले ही दिखा दिया है, फिर से मैं बाद में भी समझा दूंगा इसको। तो यहां पर ग्राम सभा के बारे में आपने जान लिया। देखिए ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। यानी कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के लोगों का निर्वाचन करती है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनती है। तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है, तथा ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं इनका निरीक्षण और मूल्यांकन करती है, इनको ऑब्जर्व करती है और इनको मूल्यांकित करती है कि वास्तव में ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने जो कैंडिडेट इलेक्ट किए हैं वो कैंडिडेट हमारी तरफ से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। यानी गांव के स्तर पर जो भी प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो प्रतिनिधि कोई भी काम जब करवाएंगे तो ग्राम सभा के लोगों से अनुमति लेते हैं कि भाई गांव में हमें ये करवाना है, गांव में नाली बनवानी है, गांव में कोई चिकित्सा केंद्र बनवाना है, गांव में हमें एक प्लेग्राउंड तैयार करवाना है। तो उसके लिए ग्राम सभा की एक बैठक होती है। उस बैठक में ग्राम सभा के लोग अपना मत व्यक्त करते हैं कि बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। तो ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा से स्वीकृति लेकर ही काम कर पाती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। यानी जो ग्राम सभा है उसके ऊपर उसके हाथ में यह अधिकार है कि ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही साथ ये पैसों का जो दुरुपयोग है या फिर कोई गलत काम ना हो उसकी निगरानी भी कर सकती है। यानी कि जो भी पैसा मिल रहा है, ऊपर से पैसा आ रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर, तो उस पैसे का ऐसा कहीं ना हो कि ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, कैंडिडेट है, वही अपने इस्तेमाल में लगाएं। तो ये सब चीज़ों की देखरेख ग्राम सभा करती है, इन सब की निगरानी करती है, वो मूल्यांकन करती है। देखिए यहाँ पर आर्टिकल जो 243A है, इसके अनुसार जो राज्य विधानमंडल है उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य निर्धारित करें। नहीं, आर्टिकल 243A ने जो राज्य के विधानमंडल हैं उनको ये अधिकार दिया है कि वो ग्राम सभा की शक्तियों को निर्धारित कर सकते हैं कि उनके कार्य क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी। इसके बाद आपका जो
अगला आर्टिकल आ जाता है, वो आ जाता है आर्टिकल 247B, जिसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो इसमें जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इन 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 247B(1) ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम का मतलब गांव स्तर पर, मध्यवर्ती का मतलब ब्लॉक या खंड स्तर पर, और जिला स्तर पर मतलब जिले के स्तर पर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत जो है लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। सबसे नीचे क्या है? ग्राम स्तर पर सरकार होती है। ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार जो है ग्राम पंचायत है। इसको कहीं कहीं पे ग्राम परिषद भी बोल देते हैं। तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा भी शामिल होती है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा भी शामिल होती है, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही इसको चुनते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत जो है ये कई वार्डों या छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कि गांव में भी वार्ड होते हैं, कई गांव छोटे छोटे गांव होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर केवल सरपंच या फिर प्रधान ये चुने जाते हैं। वहाँ पे वार्ड पंच वगैरह नहीं चुने जाते हैं। जो बड़े गांव हैं उनमें व्यवस्था होती है कि भाई हर वार्ड का अपना वार्ड पंच होगा, फिर सबसे मेन मुखिया होगा, सरपंच जिसको बोलते हैं, कहीं प्रधान बोलते हैं। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का जो गठन है 5 साल के लिए करते हैं। यानी कि जो ग्राम पंचायत है 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, 5 साल के लिए गठित की जाती है। यहाँ पर मैंने ये लाइन ऐड भी कर दी है। जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आप में से कोई ये ना सोचे कि भैया हमारे राजस्थान में सरपंच कहते हैं, यूपी में प्रधान कहते हैं। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे यूपी में जो ग्राम का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधान बोलते हैं, राजस्थान में सरपंच बोला जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो प्रधान, सरपंच, मुखिया या अध्यक्ष आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। और देखिए, सचिव का चुनाव नहीं होता है, बल्कि सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम क्या होता है? सचिव का काम ये होता है कि समय समय पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाता है, ताकि जो भी निर्णय हैं, जो भी योजनाएं बनानी है वो साथ साथ बैठ के बनाई जा सकें, और जो भी उस बैठक में निर्णय लिए जाते हैं, चर्चा होती हैं, उन सभी का ये रिकॉर्ड अपने पास रखता है कि भाई आज की जो बैठक हमने बुलाई थी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की, उसमें क्या डिसीजन लिया गया है। ग्राम पंचायतों की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम है उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम को लागू करना। यानी इनकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं, और बैठकों को करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सचिव की होती है। देखिए, ग्राम पंचायत के बारे में आपने जान लिया। इसके बाद ग्राम पंचायत के बाद दूसरा जो स्तर आ जाता है विकास खंड का आ जाता है, यानी ब्लॉक स्तर पर। विकास खंड या ब्लॉक स्तर, या फिर इसको हम खंड स्तर भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम है ना। आप आसान भाषा में जान लीजिए, ब्लॉक स्तर पर, है ना, ब्लॉक। तो ब्लॉक वाला जो है दूसरा स्तर विकास खंड है, ब्लॉक या खंड है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मध्यवर्ती जो स्तर है जिसको विकास खंड, खंड स्तर, ब्लॉक स्तर भी बोलते हैं, इसको खंड पंचायत, पंचायत समिति, मंडल परिषद, इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक पंचायत समिति में, यानी कि जो ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति है, इसमें कई ग्राम पंचायतें होती हैं। अब पंचायत समिति के ऊपर ही ब्लॉक के ऊपर क्या है? जिला आ जाता है। इसके ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। और ये तीसरा स्तर होता है जो कि सर्वोच्च स्तर है इसका। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद जो है सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जिला परिषद जो है पंचायत समितियों के माध्यम से, यानी कि मध्यवर्ती स्तर है, ब्लॉक स्तर की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से जो भी ग्राम पंचायत है उनको धनराशि आवंटित करती है। अब देखिए, यहाँ पर एक और अनुच्छेद इसी में ही है, अनुच्छेद 247B(2). इसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं होगा। यानी ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर वहां पर सरकारों का गठन आवश्यक नहीं है। यह उपबंध भी आर्टिकल 247B(2) में किया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 247C। इसमें पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। देखिए, इसके तहत संविधान के भाग 9 में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी पंचायतों की संरचना का जो आर्टिकल अनुच्छेद 247C, इसमें यह कहा गया है कि संविधान के भाग 9 में, जिसमें कि भाग 9 में आपको बताइए कितने विषय हैं? पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल कानून के द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध बना सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आर्टिकल
संविधान का जो भाग 9 है इसको नजरअंदाज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने राज्य विधानमंडल ने अपने मनमाने ढंग से कोई कानून बना दिया, नहीं, आपको संविधान का भाग 9 ध्यान रखना है। उसके अकॉर्डिंग ही ग्राम पंचायतों के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए आपको कानून बनाना है। तो संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या है, अभी तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो इसमें भी क्या है, इसमें 2 पार्ट हैं, एक अनिवार्य वाला पार्ट है और दूसरा स्वैच्छिक वाला पार्ट है। अनिवार्य वाले में है, अनिवार्य वाले का मतलब ये कुछ ऐसे उपबंध हैं पंचायती राज व्यवस्था में जिसको हर राज्य को अपनाना ही पड़ेगा, और कुछ ऐसे उपबंध भी रखे गए हैं जो कि राज्यों की मर्जी पर निर्भर किए गए हैं कि मान लीजिए आपके यहाँ अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये उपबंध अपनाओ, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को इसमें जोड़ या घटा सकते हैं। इस तरह के प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं रखी हैं, वो अगर हम रखते तो और ज़्यादा लंबा ये लेक्चर हो जाता। अब देखिए यहाँ पे बताया भी गया है पंचायतों का जो निर्वाचन है कैसे होगा। पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गांव, माध्यमिक और जिला स्तर पर जो पंचायतों के सभी सदस्य हैं ये लोगों के द्वारा, यानी कि जो ग्राम सभा के जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा सीधे तौर पर चुने जाएंगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव है राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। जैसे मान लीजिए राज्य का विधानमंडल ये उपबंध करता है कि जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव है वो वहीं के ग्राम सभा के सदस्य करेंगे, तो ग्राम सभा के सदस्य उसका निर्वाचन सीधे सीधे तौर पे करेंगे। हो सकता है राज्य ऐसा उपबंध बना दे कि भाई वार्ड पंच ही उसे चुनेंगे, अध्यक्ष को चुनेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी ये पूरी तरह से राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि राज्य जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन अमूमन होता क्या है कि जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है, इसको प्रधान या सरपंच कहा जाता है, इसका चुनाव ग्राम सभा के लोग ही करते हैं। जबकि माध्यमिक और जिला स्तर पर जो पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव है ये निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से इनडायरेक्ट रूप से किया जाएगा। निर्वाचित का मतलब क्या है, जो ग्राम पंचायत के कैंडिडेट चुने गए हैं उन्हीं में से इनका इनडायरेक्टली इनका चुनाव किया जाएगा। अब पंचायतों में आरक्षण कैसे होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 47D में व्यवस्था की गई है। पंचायतों में आरक्षण भी होगा, यानी हर पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित रहेंगी। इनमें से 1/3 सीटें जो है इन वर्गों की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में कोई गांव ऐसा है जहां पे 90% तक आदिवासी या एससी पॉपुलेशन है, तो उसी अकॉर्डिंग उनको वहां पे सीटें दी जाएंगी और उनमें से 1/3 सीटें जो है उस वर्ग की महिलाओं की होंगी। इसके अलावा पंचायत में कुल स्थानों का 1/3 जो है, 1/3 भाग जो है सभी वर्गों की स्त्रियों के लिए रिजर्व रहेगा, जिसमें कि आपके SC ST वर्ग की स्त्रियां भी शामिल होंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, है ना, ये अब आप समझ लीजिए। और इन 1/3 में SC ST की महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। और आरक्षण की जो व्यवस्था है पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए समान रूप से लागू होगी। यानी ऐसा नहीं है केवल ग्राम पंचायत स्तर पर ही लागू होगी, पंच तक वार्ड पंच तक लागू होगी, नहीं, अध्यक्ष पद जो है चाहे वो जिला परिषद का हो, माध्यमिक जो स्तर की पंचायत समिति उसका हो, सभी जगह आरक्षण की व्यवस्था ये लागू होगी। अब यहाँ पे नोट में भी एक प्रावधान दिया गया है, इसमें 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 का जिक्र किया गया है। और 83वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है ये अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ना के बराबर है ही नहीं, इसी वजह से प्रावधान जो है अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होगा। ये 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा ये बात कही गई है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आगे अनुच्छेद 247E में पंचायतों के कार्यकाल की चर्चा की गई है। इनका कार्यकाल क्या होगा, देखिए यहाँ पे कार्यकाल की बात हम आपको आसान शब्दों में समझा दे रहे हैं। जो सभी स्तर की पंचायतें हैं, तीनों स्तरों की पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, सभी का जो कार्यकाल है इनके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया, यानी 5 साल तक ये कार्यकाल होगा, इनका 5 साल का कार्यकाल होगा। अब यहाँ पे 2-3 सिचुएशंस हैं, जैसे मान लीजिए सिचुएशन नंबर पहली तो है 5 साल तक कार्यकाल होगा। अब मान लीजिए किसी पंचायत का, जैसे कोई पंचायत है उसका अध्यक्ष बीच में इस्तीफा दे दे, 5 साल के बीच में मान लीजिए 2 साल पे इस्तीफा दे दिया, या उसका स्वर्गवास हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, उसने कहा कि भाई हम तो अब सक्षम नहीं है, तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 5 साल के लिए तो होते हैं, ये 5 साल के लिए इनका निर्वाचन होता है, अब बीच में किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफे के बाद वहाँ पर जो भी चुनाव करवाए जाएंगे तो जो कैंडिडेट चुनकर आएगा वो शेष टाइम के लिए रहेगा,
वो अगले 5 साल के लिए नहीं रहेगा, बल्कि जितना भी समय बचा है 1 साल या 2 साल, उस 1 या 2 साल के लिए रहेगा। अब इसमें भी एक कंडीशन है। अब मान लीजिए किसी पंचायत में वहाँ का जो पंचायत का अध्यक्ष है, पंचायत का कार्यकाल पूरा होने वाला है, उससे 6 या 7 महीने पहले एक्सपायर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो नए चुनाव होंगे उसी समय ही उसका कैंडिडेट चुना जाएगा। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें बताई गई हैं। अनुच्छेद 240(e)(3) के अनुसार पंचायत के नए निर्वाचन उसके कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही करा लिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, इसके निर्वाचन जो है 5 साल पूरा होने का वेट नहीं करते हैं, बल्कि 5 साल के अंदर ही अंदर करवा लिए जाते हैं। और यदि उसे समय से पूर्व भंग किया गया है, समय पूर्व का मतलब कहीं कहीं स्थिति ऐसी बन गई है कि राज्य सरकार ने 4 साल के अंदर इसे भंग कर दिया है, तो 6 माह की अवधि के पूर्व भी चुनाव कराने लिए जाएंगे। यानी मान लीजिए राज्य सरकार ने 5 साल का समय पूरा होने नहीं दिया, या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि 4 साल में राज्य सरकार ने इसको भंग कर दिया, तो 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव करवाना है आपको इसके लिए। किंतु यदि भंग की हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है, तो ऐसा चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत पहली समय से पहले भंग हो जा रही है, लेकिन वो कार्यकाल 6 महीने का ही बचा है, तो फिर ये माना जाएगा कि अगला चुनाव जो होना है उसी चुनाव में एडजस्ट कर लेंगे। यहां पर ध्यान देना है, ज्ञातव्य है कि पुनर्गठित पंचायत का जो कार्यकाल है शेष अवधि तक ही रहेगा। मैंने फिर से बताया था कि मान लीजिए कोई पंचायत जो है 2 साल के अंदर भंग हो गई, 5 साल का कार्यकाल 2 साल की भंग होगी, तो नया जो व्यक्ति चुना जाएगा, नई जो पंचायत चुनी जाएगी, वो शेष कार्यकाल की रहेगी, वो शेष 3 साल के लिए रहेगी। ये नहीं है कि अगले 5 साल के लिए रहेगी, नहीं, शेष कार्यकाल के लिए रहेगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना आवश्यक है। अब यहां पे सदस्यता के लिए अयोग्यताएं दी गई हैं अनुच्छेद 240(f) में। तो यहां पर बताया गया है, यदि वह किसी प्रवर्त विधि के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है, यानी राज्य विधानमंडल के लिए जो परिस्थितियां बताई गई हैं, किसके तहत राज्य विधानमंडल के लिए कोई कैंडिडेट अयोग्य होता है, खास करके जो 25 साल वाला कंडीशन है उसको छोड़कर। यानी यहां पर राज्य जो विधानमंडल है उनसे ये बात कही गई है और संविधान में भी उपबंध किया गया है कि इसके लिए आयु जो है 21 वर्ष से कम ना हो। यानी यहां पर कोई व्यक्ति सरपंच, मुखिया या फिर पंचायत समिति का अध्यक्ष ये सब बन सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो, तो या आयु 21 वर्ष से कम हो। यानी कि सदस्यता के लिए अयोग्यताएं कब हैं, यानी कोई व्यक्ति अयोग्य कब ठहराया जाएगा, या तो किसी प्रवर्त विधि के अधीन, प्रवर्त विधि का मतलब राज्य विधानमंडल के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनके तहत किसी के तहत अयोग्य हो। यहाँ पे 25 साल वाला रूल छोड़कर, क्योंकि आपको पता है राज्य विधानमंडल के लिए अगर किसी को विधायक बनना है तो व्यक्ति की उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो विधायकी का इलेक्शन लड़ सकता है। तो उस नियम को छोड़कर और बाद बाकी जो नियम है उनके तहत अयोग्य ना हो, ठीक है। अगर 21 साल से कम आयु का है तो अयोग्य हो जाएगा। या यदि वह राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन योग्य है, यानी कि अगर मान लीजिए राज्य विधानमंडल कोई विधि ऐसी बने, कोई ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत उसको अयोग्य ठहरा दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे प्रावधान किए हैं कि जिन व्यक्तियों के 3 या 4 बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो ऐसे में वो अयोग्य हो जाएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी यहाँ पर भी राज्यों को अधिकार, राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया है। आपने कुछ राज्यों में सुना होगा कि कुछ राज्यों में ये नीति लागू की गई है कि हम दो हमारे दो, जिस व्यक्ति के 2 बच्चे होंगे वही इलेक्शन इसका लड़ पाएगा, 2 से ज्यादा बच्चे वाले इसके इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, वो अयोग्य हो जाएंगे। अब आगे अनुच्छेद 240(g) में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के बारे में चर्चा की गई है। यहां पर भी राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी यहां पर कहने का मतलब यह है, यहाँ पे राज्य विधानमंडल को ही शक्ति दी गई है कि वो पंचायतों के विषय में कानून बनाए या उन्हें ऐसे अधिकार दे जो कि वो अपने स्वयं तरीके से, अपने आप से अपना देखरेख, अपना कामकाज कर पाए। उल्लेखनीय है कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय ऐसे दिए गए हैं जिसके संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है। यहां पर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि 29 विषय हैं और 29 विषयों के संबंध में ही राज्य विधानमंडल इनसे कहेगा, उनसे ज्यादा विषयों को लेकर दबाव इन पर नहीं बनाएगा। तो ग्राम पंचायत के मोटे तौर पर काम क्या होते हैं बताए गए हैं, आपके एनसीईआरटी में इनका जिक्र किया गया है। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य जो सार्वजनिक उपयोग के भवन है इनका निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देना और सरकारी योजनाएं जो है वो लागू करवाना, ये सब इसके काम होते हैं। पंचायतों के वित्तीय स्रोत क्या हैं, पंचायतों को कहां से धन मिलता है, तो इस विषय में भी राज्य विधानमंडल इनके लिए धन का स्रोत जो है वो तैयार करवाएगा, कैसे इन्हें पैसा मिलेगा, कैसे राज्य सरकार इनको पैसा देगी।
तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 47H में किया गया है। घरों एवं बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि है, विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, इसके अलावा समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, इन सबसे इनके आमदनी होती है, इन सबसे इनको पैसा मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य वित्त आयोग, जिसका जिक्र 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था और ये आता है आर्टिकल 247I में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है कि राज्य वित्त आयोग के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 247I में दिया गया है। अब आपको यही बताना है कि जो हमारा वित्त आयोग है, ये तो राज्य वित्त आयोग है, जो हमारा केंद्र सरकार का वित्त आयोग है, उसके बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये वाला तो मैंने बता दिया है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कितने सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस बारे में आप कमेंट करेंगे कि ये तो हमने राज्य वित्त आयोग का बता दिया। जो आपका वित्त आयोग है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वित्त आयोग है, उसके बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है वो आप बताएंगे। तो राज्य वित्त आयोग का जिक्र जो है अनुच्छेद 247I में किया गया है। तो पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है, इसके पुनरावलोकन के लिए राज्य का जो राज्यपाल है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। अगला है आर्टिकल 247J, इसमें पंचायतों का लेखा परीक्षण है। यहाँ पर राज्य विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है कि पंचायतों के खातों की देखरेख करे, उनका परीक्षण करे, उनसे संबंधित प्रावधान ये बना सकता है। अब अगला आ जाता है राज्य वित्त आयोग के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अगला वाला आ जाता है, यह आ जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बारे में पूछा जाता है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 247K में है। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, इसके अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने की और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, यानी कहने का मतलब ये इलेक्शन करवाने की, ग्राम पंचायत स्तर के जो इलेक्शन है उनको करवाने की, उनके निर्देशन की, नियंत्रण की शक्ति जो है राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। अब राज्य निर्वाचन आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा जो राज्य वित्त आयोग है इसकी भी नियुक्ति की जाती है, इसका भी गठन किया जाता है, और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है। राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल जो है नियम के द्वारा निर्धारित करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी सेवा कितने समय तक होगी, इसके पद की अवधि क्या होगी, किन किन नियमों से इसको गुजरना होगा, ये सभी नियम राज्य विधानमंडल तैयार करता है और राज्यपाल इन नियमों को लागू करता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी एक बार उसकी नियुक्ति हो जाती है तो बीच में उसके जो भी उसको सुविधाएं दी गई उसमें कटौती नहीं की जाएगी, उसके वेतन में या सुविधाएं जो दी गई हैं उसमें कटौती नहीं की जाएगी। और इसके अलावा उसको हटाया भी नहीं जा सकता है अचानक से। देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जिस रीत से, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वही महाभियोग की प्रक्रिया इस पर भी लागू होगी। ऐसा नहीं है मनमाने ढंग से इसको जब चाहे तब हटा दिया, नहीं, इसको भी बिल्कुल उसी रीत से हटाया जाएगा जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 247M में बताया गया है कि जो संविधान का भाग 9 है, यानी कि जो हमारा पंचायती राज वाले जो प्रावधान है, ये कुछ राज्यों या कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये लागू नहीं होते हैं वो भी आप जान लीजिए। देखिए 5वीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और 6वीं अनुसूची में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र आ जाते हैं। मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जिला परिषदें विद्यमान हैं, पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सरकार ने तो संविधान संशोधन करके पंचायती राज को पूरे देश में लागू करवाया, फिर इसमें एक छोटा सा आर्टिकल ये क्यों दे दिया कि इन क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि उस समय कुछ ऐसे जनजातीय क्षेत्र थे या कुछ ऐसे शेड्यूल क्षेत्र थे जहाँ पर जनजातीय लोगों का बहुमत ज़्यादा था। और आपको पता होगा, जनजातियों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि जनजातियों की एक समृद्ध परंपरा रही है। जनजातियों का अपना एक प्रशासन, अपनी खुद की व्यवस्था रही है, अपना खुद का कल्चर रहा है। तो सरकार को ये डर था कि अगर हम इन पर फिर से नई व्यवस्था थोप देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट ना हो जाए। जैसे अंग्रेजों ने भी यही तो किया था, अंग्रेजों ने उनकी व्यवस्था को साइड में करके अपनी व्यवस्था उन पर थोपने का प्रयास किया था, तो एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट हो गई थी, उनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया था।
तो वर्तमान उस समय की जो तत्कालीन भारत सरकार थी वो भी ये दिमाग में बात रख के चल रही थी कि अगर हम इन पर एकदम से नई व्यवस्था थोप देंगे तो हो सकता है ये लोग फिर से भड़क जाएं, और भड़कने का नतीजा ये होगा कि ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जनजातीय क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड क्षेत्र हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं, उनको छोड़ दिया है कि भाई इन क्षेत्रों में ये भाग 9 जो है पंचायती राज वाले जो प्रावधान है ये लागू नहीं होंगे। इसके अलावा जो अनुच्छेद 247(ओ) है उसमें ये बात कही गई है कि यहाँ पर जो निर्वाचन संबंधी विवाद है इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। यानी जो पंचायती राज में या पंचायती व्यवस्था में जो भी निर्वाचन में कोई भी दिक्कत है तो उस संबंध में न्यायालय में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो उस चीज़ को डिसाइड करेगा कि किसी का निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है या सही तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि इसके तहत पंचायत के चुनाव संबंधी विवाद के विषय पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 247(m) में ये बात कही गई है कि कुछ क्षेत्रों और कुछ राज्यों पर भाग 9 जो है लागू नहीं हो, पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो सरकार ने फिर क्या किया, सरकार ने को इसका भी एक विकल्प निकालना था कि भाई जो पंचायती राज अधिनियम है इसमें कुछ फेरबदल करके जो हमारे शेड्यूल्ड एरिया हैं या आरक्षित जो क्षेत्र हैं या जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं उनमें कैसे भी लागू किया जाए, जिससे कि जो जनजातियों की परंपराएं हैं वो भी बनी रहें और जो हमारी व्यवस्था है उसके साथ वो भी जुड़ी रहे। तो सरकार ने क्या किया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार किया है। 1996 में पेसा अधिनियम पारित किया है। पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पेसा एक्ट 1996। देखिए पंचायती राज अधिनियम जो आपका था यानी कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जो उसको बोला जाता है, इसको पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है। इसको लागू करने के बाद 1 साल का समय इसमें रखा गया था और ये कहा गया था कि 1 साल के अंदर जो अधिसूचित एरिया शेड्यूल्ड एरिया हैं या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनमें 1 साल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। लेकिन सरकार के सामने चुनौती वही थी, इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए। कह तो दिया था उसमें कि इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन कैसे करवाएं भाई। अगर नई व्यवस्था एकदम से थोप देंगे तो लोग विद्रोह कर देंगे, जनजाति लोग एकदम भड़क जाएंगे। तो सरकार ने क्या है कि भाई एक समिति गठित की है, उस समिति से अनुशंसाएं मांगी हैं क्या करना चाहिए। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट में कहा गया है कि आप उनकी जो व्यवस्था है, जनजातियों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को अपनाते हुए अपनी जो वर्तमान व्यवस्था उसको ऐड कर दें तो यहाँ पर पंचायत वाले प्रावधान लागू किए जा सकते हैं, और सरकार ने फिर वही किया है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई भी गई है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते, किंतु अनुच्छेद 247(m)(4)(b) ये संसद को ये अधिकार प्रदान करता है, शक्ति प्रदान, संसद को, ध्यान देना, राज्य विधानमंडल को नहीं बल्कि संसद को एक शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा पंचायत के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर लागू कर सकेगी। यानी कि इसी संविधान संशोधन अधिनियम में 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है उसी में आर्टिकल 247(m)(4)(b) में ये प्रावधान भी शामिल कर दिया गया था कि जो जनजाति क्षेत्र हैं या शेड्यूल्ड एरिया हैं उनमें पंचायत के प्रावधान को लागू करवाने के संबंध में जो संसद है वो कानून बना सकती है। तो इस वजह से संसद ने जो है फिर से पेसा अधिनियम पारित किया है, यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट जो 1996 में ये पारित किया है। तो इससे पहले सरकार ने क्या किया है, एक समिति गठित की है 1994 में दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में। तो जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधानों को लागू करने के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए, परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार ने 1994 में दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में एक 22 सदस्यीय समिति का गठन किया और इस समिति ने 1995 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। और इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने जो है पेसा अधिनियम 1996 में पारित किया है। तो देखिए उस समय क्या था, उस समय 8 शेड्यूल्ड राज्य थे, 8 अधिसूचित राज्य थे जो कि 5वीं अनुसूची के तहत आते थे। तो पेसा अधिनियम का विस्तार उन 8 राज्यों तक हुआ। उस समय 8 राज्य थे जो कि 5वीं अनुसूची के तहत आते थे। वर्तमान में जो अधिसूचित राज्य हैं उनकी संख्या 10 है। 10 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पर जो पंचायत की जो व्यवस्था लागू की गई है पेसा अधिनियम के बाद, वो व्यवस्था जो आपकी नॉर्मल पंचायती राज व्यवस्था उससे अलग है। भाई नॉर्मल व्यवस्था आपने देखी है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत है और ग्राम सभा है। उसके अलावा मध्यवर्ती स्तर पर आपको पता है पंचायत समिति होती है, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है जो शेड्यूल एरिया में स्ट्रक्चर जो लागू किया गया उससे अलग है। तो पेसा अधिनियम के तहत जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लागू हुआ है वो उससे अलग है। देखिए पेसा अधिनियम के उद्देश्य हम बताए गए, क्या उद्देश्य हैं?
73 में जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके प्रावधानों को जो अनुसूचित क्षेत्र हैं यानी शेड्यूल्ड एरिया, उनमें विस्तारित करना, जनजातीय क्षेत्र के नागरिकों को स्वशासन प्रदान करना। और जैसा कि मैंने बताया था कि सरकार को ये भी बात ध्यान में रखती थी कि जनजातीय लोगों की जो समृद्ध परंपराएं हैं, सदियों से जो परंपराएं वो चल रही आ रही हैं, उनका दोहन ना हो, वो गलत ना ठहराई जाए। तो जनजातीय लोगों की जो प्राचीन रीति रिवाज हैं और प्रथाएं हैं, उनको संरक्षित करना और उनको इंस्टीट्यूशनल मान्यता प्रदान करना, संस्थानिक मान्यता प्रदान करना। जनजातीय लोगों को आवश्यकता अनुसार पंचायतों की जो विशिष्ट शक्तियां प्रदान करना, ग्राम प्रशासन स्थापित करना और ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करना। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, जो पेसा एक्ट के तहत जो पंचायतें स्थापित की गई हैं, उनकी संरचना जो नॉर्मल आपके पंचायती राज के तहत पंचायतें स्थापित की गई उनसे अलग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, मैंने पेसा एक्ट का यहाँ जिक्र तो कर दिया है, इसमें बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे वर्णन नहीं किया है। अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप पेसा एक्ट को और ज़्यादा डीपली जाके पढ़ लें कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे कैसे शामिल हैं, वो आपका फर्ज बनता है। मुझे जितना बताना था मैंने यहाँ पे बता दिया है। और देखिए, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो कंटेंट दिया है वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने तैयार करके दिया है। यहाँ पर मैं 3-4 जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है उन सबसे कंटेंट कॉपी किया, उन सबसे अच्छा जो कंटेंट था, जो कि मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, एग्ज़ाम में आया है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट वो मैंने यहाँ पे निकाल के आपके सामने रखा है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से हो पाए। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। और जैसा कि मैं हर बार ये बात आपसे कहता हूँ कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ जो MCQ प्रश्नों की सीरीज है वो भी देखने को मिल जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।